हेलो पीपल, दिस इज़ योर चैनल CATV। और आज हम पढ़ेंगे नए चैप्टर का रिवीजन करेंगे आज हम। और जो नया चैप्टर है ये है PSU का ऑडिट। अब देखा जाए तो हमने कंपनी ऑडिट पढ़ा हुआ है, बट इसमें अपार्ट फ्रॉम कंपनी ऑडिट PSU में दूसरे डिफरेंट ऑडिट होते हैं। जैसे कि 5 तरीके के ऑडिट के बारे में हम इधर समझेंगे। जैसे प्रोप्राइटरी ऑडिट है, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट है, सप्लीमेंट्री ऑडिट है, टेस्ट ऑडिट है, परफॉर्मेंस ऑडिट है। तो इस तरीके के जो ऑडिट है इसको केटर किया जाएगा इधर। एंड देखते हैं, इसमें अराउंड 6 से 7 क्वेश्चन हैं और इसी वीडियो में ये जो PSU है ये ओवर हो जाएगा। एंड इसको फटाफट हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो ये PM है, PM जो इंस्टीट्यूट की PM है, इसके थ्रू हम Q&A फॉर्मेट में जो है PSU को समझ लेंगे कि किस तरीके से इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले What are the principles involved regarding proprietary audit in the case of public sector undertaking? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के केस में प्रोप्राइटरी ऑडिट होता है। अब जब प्रोप्राइटरी ऑडिट होता है तो व्हाट आर द प्रिंसिपल इन्वॉल्व रिगार्डिंग प्रोप्राइटरी ऑडिट? तो क्या प्रिंसिपल, क्या सिद्धांत आपके इन्वॉल्व रहते हैं जब आप किसी PSU का प्रोप्राइटरी ऑडिट करते हो? तो कंपनीज एक्ट, तो कंपनीज एक्ट लेड डाउन स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग ऑडिट ऑफ अकाउंट। तो कंपनी एक्ट ने स्पेशल प्रोविजन ले डाउन करे हैं रिगार्डिंग द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग रजिस्टर्ड एज गवर्नमेंट कंपनी। तो जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एज अ गवर्नमेंट कंपनी है उसके रिस्पेक्ट में कंपनीज एक्ट ने स्पेशल प्रोविजन ले डाउन करे हैं। और इस पर आता है सेक्शन 143 ऑफ कंपनीज एक्ट। वो एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो कंडक्ट करे सप्लीमेंट्री ऑडिट या टेस्ट ऑडिट। ऑडिट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज इन इंडिया इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू फाइनेंशियल एंड कंप्लायंस ऑडिट। जो ऑडिट होता है और पब्लिक इंटरप्राइज इन इंडिया, ये सिर्फ फिनेंशियल और कंप्लायंस ऑडिट तक रिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये एक्सटेंड हो चुका है। इट एक्सटेंड ऑल्सो टू इफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस। तो इट एक्सटेंड ऑल्सो टू इफिशिएंसी, इकोनॉमिक एंड इफेक्टिवनेस विथ विच दिस ऑपरेट एंड फुलफिल देयर ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स। अनादर एस्पेक्ट, जो प्रोप्राइटरी ऑडिट का अनादर एस्पेक्ट है, तो अनादर एस्पेक्ट ऑफ ऑडिट रिलेट्स टू क्वेश्चंस ऑफ प्रोप्राइटी। तो क्वेश्चंस ऑफ प्रोप्राइटी बाकायदा 143(1) में दिए गए हैं। तो अनदर एस्पेक्ट ऑफ द ऑडिट रिलेट्स टू क्वेश्चंस ऑफ प्रोप्राइटी। दिस ऑडिट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स एन एग्जामिनेशन ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन इन सेल, परचेज, कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा। ये जो ऑडिट होता है ये डायरेक्टेड, दिस ऑडिट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स एग्जामिनेशन ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन। इधर हम मैनेजमेंट डिसीजन का एग्जामिन करते हैं इन सेल्स, परचेज एंड कॉन्ट्रैक्ट की मैनेजमेंट डिसीजन इन सेल्स क्या थे, परचेजेस क्या थे, वेरियस कॉन्ट्रैक्ट में मैनेजमेंट के क्या डिसीजंस होते हैं। टू सी वेदर दिस हैव बीन टेकन इन द बेस्ट इंटरेस्ट। देखा जाता है कि क्या जो मैनेजमेंट इंटरेस्ट है वो क्या बेस्ट इंटरेस्ट में लिए गए हैं ऑफ द अंडरटेकिंग, ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मीन्स, एंड कन्फर्म टू एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स। या जो मैनेजमेंट डिसीजंस है क्या वो बेस्ट इंटरेस्ट में लिए गए हैं, क्या कन्फर्म, क्या वो एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी, को कंप्लायंस करते हैं कि नहीं करते हैं। और प्रोप्राइटरी ऑडिट स्टैंड्स फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन द टेस्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम एंड स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट। तो जो प्रोप्राइटरी ऑडिट है, प्रोप्राइटरी ऑडिट स्टैंड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। तो प्रोप्राइटरी ऑडिट में आप वेरिफिकेशन करते हो ट्रांजैक्शन का इन 3 टेस्ट पे आप प्रोप्राइटरी ऑडिट में वेरिफिकेशन करते हो ट्रांजैक्शन का। इन द टेस्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, और देखते हो कि जो ट्रांजैक्शन है वो एज पर दी कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम प्रिपेयर्ड है कि नहीं, बने हैं कि नहीं बने हैं, वैसे अरेंज्ड है कि नहीं, और जो ट्रांजैक्शन है एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट है कि भी नहीं। तो 3 टेस्ट होते हैं। तो वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन द टेस्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम और स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट। ऑन एन एनालिसिस दिस टेस्ट बॉइल डाउन टू द टेस्ट ऑफ इकोनॉमी, इफिशिएंसी एंड फेथफुलनेस। तो एक तरीके से टेस्ट जो है ले दे के वो केटर करता है कि इकोनॉमी है कि नहीं ट्रांजैक्शन। इकोनॉमी मतलब कि मिनिमम कॉस्ट में बेस्ट क्वालिटी ऑफ आउटपुट हमको प्रोवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बेस्ट प्राइस पे हम रिसोर्सेज को एक्वायर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और एफिशिएंसी ऑडिट, तो एफिशिएंट है कि नहीं है ये जो भी अंडरटेकिंग, जो भी ट्रांजैक्शन है, जो भी वर्क है, और फेथफुलनेस के रिस्पेक्ट में। इंस्टेड ऑफ टू मच डिपेंडेंस ऑन द डॉक्यूमेंट, वाउचर, एविडेंस, इट शिफ्ट द एम्फेसिस टू द सब्सटेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। इंस्टेड ऑफ टू मच डिपेंडेंस ऑन डॉक्यूमेंट रादर देन फॉर्म पे जाने के, इट शिफ्ट द एम्फेसिस टू सब्सटेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। तो उसने अपने सब्सटेंस ऑफ ट्रांजैक्शन पे ज़्यादा एम्फेसाइज करा है। एंड लुक इनटू द अप्रोप्रिएटनेस देयर ऑफ ऑन अ कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रूडेंस, पब्लिक इंटरेस्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। तो ये देखता है वो पब्लिक जो प्रोप्राइटरी ऑडिट है वो अप्रोप्रिएटनेस देखता है। अप्रोप्रिएटनेस देखता है किसके रिस्पेक्ट में,
कि जो एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं, जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, वो फिनेंशियल प्रूडेंट कि नहीं, कि जो मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंट अगर वो जो ट्रांजेक्शन करता, वही ट्रांजेक्शन पब्लिक ऑफिसर ने पब्लिक मनी के साथ करा है कि नहीं करा है। तो पब्लिक ऑफिसर को पब्लिक मनी को ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे एक कॉमन मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस अपने मनी को ट्रीट करता है। तो लुक इनटू द अप्रोप्रिएटनेस देयर ऑफ ऑन अ कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रूडेंस, पब्लिक इंटरेस्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। Thus, proprietary audit is concerned with the scrutiny of executive actions। तो जो हमने बात करी थी कि मैनेजमेंट डिसीजन को देखता है, तो स्क्रूटनी ऑफ एक्जीक्यूटिव एक्शंस एंड डिसीजन मेकिंग बियरिंग ऑन फाइनेंशियल एंड प्रॉफिट एंड लॉस सिचुएशन ऑफ द कंपनी। ये डायरेक्ट फाइनेंशियल और प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं देखता है, वो इस तरह की ये फाइनेंशियल ऑडिट नहीं है, बट एक तरीके से ये मैनेजमेंट की डिसीजंस और एक्शंस को देखता है, क्योंकि जिसका इम्पैक्ट P&L अकाउंट पे ही आएगा। तो द कंपनी विथ रिगार्ड टू पब्लिक इंटरेस्ट एंड कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम एंड स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट, इट इज ऑल्सो सीन वेदर एवरी ऑफिसर हैज एक्सरसाइज द सेम विजिलेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड फ्रॉम पब्लिक मनी एज अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड एक्सरसाइज। क्या हर ऑफिसर ने सेम विजिलेंस रखा है जब वो पब्लिक मनी को एक्सपेंड करता है, जिस तरीके से एज अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस अपने मनी के साथ करता है, तो ऑफिसर की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि उसको उतना ही विजिलेंट होना चाहिए जब वो पब्लिक का मनी खर्च करता है। तो सम जनरल प्रिंसिपल हैव बीन लेड डाउन इन द कोड, बकायदा जनरल प्रिंसिपल दिए गए हैं कोड में, एंड विच हैव फॉर लॉन्ग बीन रिकॉग्नाइज एज स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। तो सम जनरल प्रिंसिपल हैव लेड डाउन इन द कोड में कुछ जनरल प्रिंसिपल दिए गए हैं which have for long been recognized as standards of financial propriety। तो एक तरीके से ये स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी हो गए हैं। तो ऑडिट अगेंस्ट प्रोप्राइटी सीक्स टू इंश्योर दैट एक्सपेंडिचर कन्फर्म टू दिस प्रिंसिपल। जब प्रोप्राइटी ऑडिट होता है तो प्रोप्राइटी ऑडिट में इंश्योर किया जाता है कि जो एक्सपेंडिचर है वो इन सिद्धांतों को कन्फर्मिटी कर रहे हो, जो एक्सपेंडिचर है वो इन सिद्धांतों को कन्फर्मिटी कर रहे हो। तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं कि सबसे पहला, एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी प्राइमा फेसी मोर देन दी ऑकेजन डिमांड। तो जो एक्सपेंडिचर जो है वो मोर देन दी ऑकेजन डिमांड नहीं होना चाहिए। मतलब कि जितना एक्सपेंडिचर एक ऑकेजन डिमांड करता है, एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी प्राइमा फेसी मोर, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एवरी पब्लिक ऑफिसर इज एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज द सेम विजिलेंस, उसको उतना ही विजिलेंस यूज़ करना है जिस तरीके से एक पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस अपने मनी पे, ओन मनी पे उतना जितना प्रूडेंस रखता है, जितना विजिलेंस होता है, जितना विजिलेंट होता है, वैसे ही पब्लिक ऑफिसर को पब्लिक मनी के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। नो अथॉरिटी शुड एक्सरसाइज इट्स पावर ऑफ सैंक्शनिंग एक्सपेंडिचर टू पास एन ऑर्डर विच विल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू इट्स ओन एडवांटेज। तो नो अथॉरिटी शुड एक्सरसाइज इट्स पावर। कोई सा भी अथॉरिटी जो है वो अपने पावर को एक्सरसाइज नहीं करेगा ऑफ सैंक्शनिंग एक्सपेंडिचर टू पास एन ऑर्डर विच विल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू इट्स ओन एडवांटेज। तो कोई भी अथॉरिटी इस तरीके के एक्सपेंडिचर को सैंक्शन नहीं करेगा जिससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसको ही एडवांटेज हो रहा है। तो हमने क्या पढ़ा, एक तो ओकेजन डिमांड पढ़ा हमने, फिर एक हम क्या पढ़ा, एक हमने पढ़ा कि सैंक्शन कर रहे हैं जब एक्सपेंडिचर, तो उस पर ध्यान देना पड़ेगा कि सैंक्शन करे एक्सपेंडिचर तो अपने एडवांटेज के रिस्पेक्ट में सैंक्शन नहीं करे। पब्लिक मनी शुड नॉट बी यूटिलाइज फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्टिकुलर पर्सन। किसी पर्टिकुलर पर्सन और सेक्शन ऑफ कम्युनिटी के लिए वो पब्लिक मनी यूज़ नहीं होना चाहिए। जैसे कि जैसे पब्लिक का पूरा पैसा है तो वो पब्लिक का पैसा है, पर्टिकुलर किसी समाज का, जैसे माहेश्वरी समाज है, बनिया समाज है, जैन समाज है, तो इस पर्टिकुलर समाज के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, रादर देन वो पब्लिक के बेनिफिट के लिए, कॉमन पब्लिक के बेनिफिट के लिए यूज़ होना चाहिए। Apart from the agreed remuneration or reward, no other avenue is kept open to indirectly benefit the management personnel। तो अपार्ट फ्रॉम एग्रीड रेम्यूनरेशन के अपार्ट जो है कोई अदर एवेन्यू ओपन नहीं होना चाहिए टू द बेनिफिट टू इनडायरेक्टली बेनिफिट द मैनेजमेंट पर्सनल। तो जो मैनेजमेंट पर्सनल है, एम्प्लॉय है और अदर है, इनको रेम्यूनरेशन मिल रहा है, उसके अलावा कोई ऐसे अदर एवेन्यू नहीं ओपन होना चाहिए जिससे उनको इनडायरेक्टली बेनिफिट भी मिले। तो इट मे स्टेट दैट इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट। ये एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इकोनॉमी क्रिएट करे, मतलब कि कम से कम प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू वो डिराइव करे। द एम ऑफ प्रोप्राइटरी ऑडिट इज़ टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द प्रॉपर अथॉरिटी। प्रोप्राइटरी ऑडिट का एम क्या होता है? तो जो प्रोप्राइटरी ऑडिट का एम होता है इज़ टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द प्रॉपर अथॉरिटी। वो प्रॉपर अथॉरिटी को नोटिस में लाता है कि जो पब्लिक वेस्टफुलनेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन
एंड केसेस ऑफ इम्प्रॉपर, अवॉइडेबल एंड इनफ्रक्चुअस एक्सपेंडिचर। तो इम्प्रॉपर, अवॉइडेबल, जो कुछ एक्सपेंडिचर जो इम्प्रॉपर है, जो एक्सपेंडिचर है जो अवॉइड कर सकते थे, और जो इनफ्रस्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर है, प्रोप्राइटरी ऑडिट जो है वो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में लेकर आ जाता है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने इस तरीके से हम इसको फटाफट रिवाइज करते हैं कि सेक्शन 143 बोलता है कि कैग तो है जो सप्लीमेंट्री और टेस्ट ऑडिट करवा सकता है। फाइनेंशियल एंड कंप्लायंस ऑडिट के अलावा ये जो एक्सटेंड हो चुका है इफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस पर। अनदर एस्पेक्ट ये है कि इसमें क्वेश्चन ऑफ प्रोप्राइटी भी कवर होते हैं। अब ये जो है ऑडिट, ये ऑडिट मैनेजमेंट डिसीजन पे देखा जाता है कि जो मैनेजमेंट डिसीजन है ये कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एज पर दी कन्फर्म टू एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। जो डिसीजन है वो कन्फर्मिटी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स पे। जो प्रोप्राइटरी ऑडिट है, प्रोप्राइटरी ऑडिट में वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन होता है टू दी टेस्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम्स और स्टैंडर्ड्स ऑफ कस्टम, स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट। तो इन 3 टेस्ट पे प्रोप्राइटरी ऑडिट में हर एक ट्रांजैक्शन को चेक करते हैं। और ऑन एन एनालिसिस ये 3 टेस्ट बॉइल डाउन हो जाता है इफिशिएंसी, इकोनॉमी और फेथफुलनेस पे। ये सस्टेंस ऑफ ट्रांजैक्शन को देखता है और इसमें समझा जाता है कि जो पब्लिक ऑफिसर जो पब्लिक मनी को एक्सपेंड कर रहा है तो वो उतना ही विजिलेंट हो जितना विजिलेंट एक पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस अपने मनी पर होता है। सम जनरल प्रिंसिपल है जो फॉलो करने पड़ते हैं प्रोप्राइटरी ऑडिट के दौरान। ये देखना पड़ता है कि जो एक्सपेंडिचर जितना ओकेजन डिमांड कर रहा है उससे ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। फिर जो सैंक्शन एक्सपेंडिचर है वो सैंक्शन एक्सपेंडिचर जो पर्सन जो भी सैंक्शन कर रहा है वो पर्सनल एडवांटेज के लिए नहीं कर रहा हो ये सैंक्शन एक्सपेंडिचर। और जो पब्लिक मनी है, पब्लिक मनी को पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्सन के लिए नहीं यूज़ करना है, पब्लिक मनी को अपने एडवांटेज के लिए यूज़ नहीं करना है, पब्लिक मनी को ओकेजन से ज़्यादा जितना ओकेजन डिमांड कर रहा है उससे ज़्यादा का खर्चा नहीं करना है। फिर अपार्ट फ्रॉम एग्रीड रेम्यूनरेशन के अलावा कोई अदर एवेन्यू ओपन नहीं होना चाहिए टू द मैनेजरियल, पर्सनल, एम्प्लॉयज़ एंड अदर्स। तो एम क्या होता है, एम क्या होता है प्रोप्राइटरी ऑडिट का कि वो इम्प्रॉपर, अवॉइडेबल और इनफ्रस्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में ले आता है। वो बोलता है कि देखो ये जो है खर्चे हैं जो ये तरीके से नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने जो है प्रोप्राइटरी ऑडिट को ओवर किया है। और जो सेकंड नोट है, शॉर्ट नोट ऑन प्रोप्राइटरी ऑडिट, ये भी पूरा इस पर ही बेस्ड है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कट कर देते हैं क्योंकि ये इररिलेवेंट है, क्योंकि ये पहले ही क्वेश्चन पे पूरा बेस्ड है। अब पहला ऑडिट हमने पढ़ लिया प्रोप्राइटरी ऑडिट। अब सेकंड ऑडिट आता है व्हाट इज द कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज। व्हाट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज। तो पब्लिक इंटरप्राइज में भी कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट होता है प्रोप्राइटरी ऑडिट के साथ साथ। डिस्कस सम ऑफ द एरियाज टू बी एग्जामिन्ड हियरिन। तो कौन कौन से एरियाज है जो हमको कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में एग्जामिन करने पड़ते हैं। तो द स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट ऑफ PSU इज डिटरमाइंड बाय द कैग। तो जो स्कोप ऑफ ऑडिट है, सिंपल सी बात है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज का ऑडिट है तो स्कोप ऑफ ऑडिट तो कैग ही डिटरमाइन करता है। अब ऑडिट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज इन इंडिया इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू फाइनेंशियल एंड कंप्लायंस ऑडिट। अब वो तो एक्सटेंड हो चुका है। तो कहाँ कहाँ तक एक्सटेंड हो चुका है, वो तो एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस पे एक्सटेंड हो चुका है। अब अनदर एस्पेक्ट ऑफ सच ऑडिट रिलेटेड टू क्वेश्चंस ऑफ प्रोप्राइटी, ये हमने पढ़ा था। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट है, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट इन्वॉल्व, वो क्या क्या इन्वॉल्व करता है, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में क्या इन्वॉल्व है। कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट इन्वॉल्व असेसिंग एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज। वो असेस करता है एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज इन इट्स इंटायरिटी टू बी कंडक्ट ऑन द बिजनेस comprehensive audit involve assessing efficiency and effectiveness of public enterprise in its entirety। तो वो देखता है कि जो पब्लिक इंटरप्राइज है वो एफिशिएंट है कि नहीं, इफेक्टिव है कि नहीं, इन इट्स इंटायरिटी टू बी कंडक्टेड। ये जो ऑडिट है ये कंडक्ट होता है टू बी कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन स्टैंडर्ड्स एंड क्राइटेरिया। सर्टन स्टैंडर्ड्स एंड क्राइटेरिया के बेसिस पे जो है ये ऑडिट होता है। पब्लिक इंटरप्राइज have been set up with socio objective and objective assessment with reference to such objective fulfillment would require comprehensive audit। देखो हर पब्लिक इंटरप्राइज एक सोशियो ऑब्जेक्टिव पे स्टैब्लिश होता है, तो हमको ये देखना रहता है कि जो अपना ऑब्जेक्टिव असेसमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट विथ रेफरेंस टू सच ऑब्जेक्टिव fulfillment would require comprehensive audit। तो an objective assessment with reference to objective fulfillment would require comprehensive audit। कि जो ऑब्जेक्टिव है उसका फुलफिलमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो उसका असेसमेंट करना पड़ेगा। तो उसका असेसमेंट करना पड़ेगा तो एक तरीके से ये हो गया एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। अब सिंस ये ऑब्जेक्टिव असेसमेंट हो गया है तो इसमें हमको कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट की नीड होगी।
अब द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, तो द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट ऑफ अ पब्लिक enterprise which covers aspect of economy, efficiency and effectiveness is the preparation of audit program based on the study of decision relating to setting up of enterprise, its objective, areas of operation, organization, financial and operational detail available in the annual report and accounts, capital and operational budget, deliberations of the board of director, material in the earlier audit inspection report on the enterprise and other relevant papers। क्या बोल के रखा है इतने सारे पॉइंट में, क्या बोल के रखा है इतने बड़े वाले पैरा में? ये बोल के रखा है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज विच कवर एस्पेक्ट, अब वो क्या करते हैं? एस्पेक्ट विच कवर एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी, इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस इज द प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज विच कवर एस्पेक्ट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। तो जो ऑडिट प्रोग्राम का प्रिपरेशन है, वो ऑडिट प्रोग्राम का जो प्रिपरेशन होता है, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ डिसीजंस। अब जो प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम है वो तो बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ डिसीजन रिलेटिंग टू सेटिंग अप ऑफ एंटरप्राइज, उसके बेसिस पे जो है कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट डिटरमाइन होता है, या अपन बोल सकते हैं कि उसके बेसिस पे जो ऑडिट प्रोग्राम है वो प्रिपेयर होता है। जैसे कि सेटिंग अप ऑफ एंटरप्राइज, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, एरियाज ऑफ ऑपरेशन क्या है, फिनेंशियल एंड ऑपरेशनल डिटेल क्या है, उसके बजट चेक करके, और मटेरियल इन अर्लियर ऑडिट इंस्पेक्शन, कुछ अर्लियर ऑडिट इंस्पेक्शन रिपोर्ट हुई होगी उसमें कुछ मटेरियल पता हुआ होगा, कुछ रिलेवेंट अवेलेबल पेपर से हमको समझ में आएगा और हम उसके हिसाब से ऑडिट प्रोग्राम बनाएंगे। और ये ऑडिट प्रोग्राम बनाना मतलब शुरुआत हो गई है आपकी कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट की। तो दिस ऑडिट प्रोग्राम और गाइडलाइन आइडेंटिफाई द एरिया विच रिक्वायर फर्दर डिटेल ऑडिट एनालिसिस। तो दिस ऑडिट प्रोग्राम और गाइडलाइन आइडेंटिफाई द एरिया, अब ये जो ऑडिट प्रोग्राम है या गाइडलाइन है, इससे हम एरिया आइडेंटिफाई कर लेते हैं जिसमें डिटेल एनालिसिस की ज़रूरत है, क्योंकि हम कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट कर रहे थे तो हमको समझ में आ जाएगा कि किन किन एरियाज़ में हमको डिटेल ऑडिट करना है। एंड द क्राइटेरिया द डेटा रिक्वायर फॉर सच एनालिसिस, अब मुझे जो है एरियाज़ मैंने आइडेंटिफाई करे हैं जहाँ पे हमको फर्दर डिटेल ऑडिट एनालिसिस करना है। अब डिटेल ऑडिट एनालिसिस के लिए मेरे को डेटा रिक्वायर्ड होगा, तो डेटा रिक्वायर्ड फॉर सच एनालिसिस एंड द सोर्सेज ऑफ सच डेटा, जो डेटा मेरे को चाहिए और मुझे कहाँ से लेना चाहिए, वो सोर्सेज ऑफ डेटा, द एक्सटेंट ऑफ ऑडिट एनालिसिस, कितने एक्सटेंट में मेरे को ऑडिट का एनालिसिस करना है, इंक्लूडिंग द टेस्ट चेक टू बी अप्लाइड एंड द इंस्ट्रक्शन टू द ऑडिट पार्टी असाइन टू द वर्क। तो ऑडिट प्रोग्राम में बाकायदा ये भी बताया रहेगा कि जो आइडेंटिफाई द एरियाज जहाँ पे फर्दर डिटेल्ड ऑडिट एनालिसिस करना है, डेटा रिक्वायर्ड फॉर सच एनालिसिस, कि उस एनालिसिस में जो है डेटा कितना चाहिए, किस सोर्स से हमको डेटा लेना पड़ेगा, कितने एक्सटेंट में हमको एनालिसिस करना है, इंक्लूडिंग टेस्ट चेक टू बी अप्लाइड एंड द इंस्ट्रक्शन टू द ऑडिट पार्टीज असाइन टू वर्क। तो ये सब चीज़ें जो है ऑडिट प्रोग्राम में या गाइडलाइन में स्पेसिफाइड करके रखे होंगी। अब द एरियाज कवर्ड बाय द कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, अभी हमने क्या पढ़ा था, हमने क्वेश्चन में पढ़ा है कि कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज क्या होता है और सम ऑफ द एरियाज। अब देखा जाए तो एरियाज़ को ये काटो, क्योंकि ये जो बुलेट एरियाज़ है, जो एरियाज़ है, ये ब्रॉड एरियाज आर लिस्टेड बिलो, तो ये लिस्टेड बिलो एरियाज़ देख रखे हैं। तो जो एरियाज़ है ब्रॉड एरियाज़ है जिसके रिस्पेक्ट में कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट होगा, वो एरियाज़ है। सबसे पहले कंपैरिजन ऑफ ओवरऑल कैपिटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट विद द अप्रूव्ड प्लान कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो हमारा ओवरऑल है और अप्रूव्ड प्लान कॉस्ट है, तो हमको जो ओवरऑल कैपिटल जो एक्चुअल में कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट पे लगी है और जो मेरा अप्रूव्ड प्लान कॉस्ट है, उसको चेक करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि जो है कॉस्ट कितनी लग रही है। तो सम ऑफ द ब्रॉड एरियाज आर लिस्टेड बिलो। तो कॉम्प्रिहेंसिव एरियाज़ में ये कवर होंगे, ये जो ब्रॉड एरियाज़ है जो एग्जामिन होंगे कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में, कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो है कितना है और आपने कितना प्लान किया था, तो ये कॉस्ट के रिस्पेक्ट में है। फिर देखिए प्रोडक्शन और ऑपरेशनल आउटपुट वाइस अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। तो आउटपुट के लेवल पे आप जो है आउटपुट के लेवल पे आप जो है कंपेयर करोगे, फिर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के रिस्पेक्ट में कि कितना इंस्टॉल्ड है और कितना यूटिलाइज है, इसके रिस्पेक्ट में कंपेरिजन होगा। फिर इसमें हमने एक सिंक्रोनाइज एक सीरीज़ बनाई थी, जैसे कि प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट जब हम प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग प्रॉपर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो उसमें कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट लगता है। फिर प्रोजेक्ट प्लानिंग, फिर प्लान रेट ऑफ रिटर्न, क्या जो आप प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हो तो बाकायदा आपने एक प्लान रेट ऑफ रिटर्न सोचा होगा, तो प्लान रेट ऑफ रिटर्न आपने कैसे स्टैब्लिश करा, तो ये सब देखा जाता है। और क्या एक्चुअल आपका जो रिटर्न है वो उससे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये सब चीज़ें देखा जाती है।
अब प्रोजेक्ट में आप R&D करते हो, परचेज पॉलिसी देखते हो, आप प्रोसीजर अडॉप्ट करते हो, तो वो चेक करना पड़ता है कि एडिक्वेट परचेज पॉलिसीज़ है कि नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रॉपर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, इकोनॉमिक इफेक्टिव प्रोसीजर्स आप अडॉप्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स आप अडॉप्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, प्रोजेक्ट प्रॉपर्ली फॉर्मुलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहे हैं। तो ये एक अच्छा पॉइंट है कि सिस्टम ऑफ प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन एंड प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। तो इस तरीके की चीज़ें जो है कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में कवर होती है। फिर देखना पड़ता है कि जो वेस्ट है, जो अनड्यू है, जो एक वेस्ट है वो तो निकलता ही है, तो जो एबनॉर्मल लॉसेस है, तो ये तो रॉ मटेरियल के केस में एबनॉर्मल लॉस हो गया, अनप्रोडक्टिव टाइम हो गया मैन और मशीन के केस में, वेस्टफुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो गया, फिर आता है एक वेस्टफुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो वो सब जो चीज़ें हैं हमको ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ती है। तो अनड्यू वेस्ट, अनप्रोडक्टिव टाइम, वेस्टफुल यूटिलाइजेशन ऑफ और इवन नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो ये सब भी देखना पड़ेगा। तो राइट अ शॉर्ट एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन एरियाज ऑफ प्रोप्राइटरी ऑडिट। पर इसके पहले हम इसको क्विकली देख लेते हैं कि हमने क्या करा था कि कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में हमने पढ़ा कि जो स्कोप है वो कैग डिटरमाइन करता है। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा कि ये जो स्कोप है वो एक्सटेंड जो फिनेंशियल कंप्लायंस तो ठीक है, बट वो एक्सटेंड टू 3 E's, इकोनॉमी, इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। और कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में क्या इन्वॉल्व होता है, इसमें एलिमेंट जो होते हैं वो इकोनॉमी, इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इन्वॉल्व होते हैं। और ये ऑडिट भी बेस्ड ऑन दी टेस्ट होता है। जैसे टेस्ट कौन सा भी अपन ने पढ़ा था कि पब्लिक इंटरेस्ट है और कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम है, स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट है, इसी बेसिस में। तो इस तरीके से हमने ये सब चीज़ें देखी। और फिर हमने पढ़ा था कि जो हर एक पब्लिक इंटरप्राइज अपने सोशो ऑब्जेक्टिव रहते हैं, तो हमको ये चेक करना है कि उसके ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट हमको देखना पड़ता है। फिर कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट का स्टार्टिंग पॉइंट होता है ऑडिट प्रोग्राम का प्रिपरेशन। और ऑडिट प्रोग्राम का प्रिपरेशन बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ डिसीजन, जो मैनेजमेंट ने डिसीजंस लिए हैं उसके स्टडी करना, डिसीजन रिलेशन टू बजट के रिस्पेक्ट में और सेटिंग अप ऑफ इंटरप्राइज के रिस्पेक्ट में, इनके ऑब्जेक्टिव क्या है, जो अर्लियर ऑडिट इंस्पेक्शन की जो रिपोर्ट है, जो अर्लियर इंस्पेक्शन रिपोर्ट है या अर्लियर ऑडिट रिपोर्ट से उसमें क्या उनको रेलेवेंट चीज़ें फाइंड आउट हुई, जो रेलेवेंट अवेलेबल पेपर्स है उसके बेसिस पे उसके रिस्पेक्ट में वो सारी चीज़ों को स्टडी करके एक ऑडिट प्रोग्राम डेवलप होता है। और ऑडिट प्रोग्राम में बाकायदा आइडेंटिफाई हो जाते हैं एरियाज जहाँ पे हमको फर्दर डिटेल्ड एनालिसिस करना है। और बाकायदा एनालिसिस का क्राइटेरिया क्या होता है, कहाँ से डेटा हमको रिक्वायर्ड होगा, कहाँ से हमको डेटा लेना है, सोर्सेज ऑफ डेटा क्या होना चाहिए, किस एक्सटेंट में हमको ऑडिट एनालिसिस करना है, कितना हमको टेस्ट चेक करना है, ये सब चीज़ें थी। और फिर ब्रॉड एरियाज में हमने देखा था कि सबसे पहले कि 3 तो कंपैरिजन होते हैं, कॉस्ट के लेवल पे कंपैरिजन है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के लेवल पे कंपैरिजन है, फिर हमने पढ़ा था आउटपुट के लेवल पे कंपैरिजन, फिर हमने पढ़ा था इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के लेवल पे कंपैरिजन। फिर हमने पढ़ा एक तो प्रोजेक्ट प्लानिंग देख पड़ती है, प्लान्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या है, प्लान्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है, ये सब हम देखनी पड़ती है कि प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रॉपर है कि भी नहीं। प्लान रेट ऑफ रिटर्न देखना पड़ता है कि एक्चुअल उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर बाकायदा हमको परचेस करना पड़ता है, R&D करनी पड़ती है, इफेक्टिव इकोनॉमिकल प्रोसीजर्स अडॉप्ट करने पड़ते हैं, कॉस्ट कंट्रोल मेजर अडॉप्ट करने पड़ते हैं, ये सब चीज़ें प्रॉपर एग्जीक्यूट हो रही है कि नहीं हो रही है। फिर एक चीज़ हमने इंपॉर्टेंट पढ़ी थी कि सिस्टम ऑफ प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, कि प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन का सिस्टम या प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ें कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में देखी जाती है। और फिर जो अनड्यू वेस्ट है या अनड्यू प्रोडक्टिव टाइम है या मैन से है या मशीन से है, तो वो सब चीज़ें भी हमको वेस्टफुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को भी कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में देखा जाता है। अब राइट अ शॉर्ट एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन एरियाज ऑफ प्रोप्राइटरी ऑडिट। तो जो प्रोप्राइटरी ऑडिट के एरियाज है अंडर सेक्शन 143(1), तो वो सारे एरियाज इधर दे के रखे हैं। तो 143(1) में तो स्पेसिफिक एरियाज थे, उन एरियाज पे रिपोर्ट तभी करना पड़ता है ऑडिटर को जब उसमें कुछ नेगेटिव कमेंट हो, एडवर्स कमेंट हो। तो एडवर्स कमेंट है तो आप इस पर रिपोर्ट दो, और इसके एडवर्स कमेंट देने से भले वो ट्रांजेक्शन ने सारे कंप्लेंट्स करे हों, बट इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो ट्रांजेक्शन एडवर्स है, दैट डजंट मीन कि रिपोर्ट क्वालिफाइड हो जाती है। ऑडिटर को बस रिपोर्ट करना पड़ता है कि इस पॉइंट में इसने ये चीज़ों का कंप्लायंस नहीं करके रखा है, तो रिपोर्ट एडवर्स जाती है। तो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर एक छोटी सी रिपोर्ट है, ये वो रिपोर्ट है जैसे कि सेक्शन 143(1) ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 जो हमने पढ़ा था कि ऑडिटर को मैक करना पड़ता है एन इंक्वायरी इनटू स्पेसिफिक एरियाज। तो ये जो स्पेसिफिक एरियाज है 143(1) में दिए गए हैं, तो इन सम ऑफ द एरियाज द ऑडिटर हैज़ टू एग्जामिन द सेम फ्रॉम प्रोप्राइटरी एंगल। इन सम ऑफ द एरियाज ऑडिटर को एग्जामिन करना पड़ता है प्रोप्राइटरी एंगल से। जैसे कि
जो लोन एंड एडवांसेस कंपनी ने दिए हैं क्या वो सिक्योरिटी के बेसिस पे दिए हैं, क्या वो प्रॉपर्ली सिक्योर्ड है, क्या जो टर्म्स हैं वो प्रीजुडिशियल तो नहीं है इनटू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी एंड मेंबर्स। तो सिक्योर्ड लोन देना चाहिए। सिक्योर्ड लोन के बाद हमको ये देखना चाहिए कि जो लोन्स एंड एडवांसेस की जो टर्म्स है वो प्रीजुडिशियल नहीं होना चाहिए मेंबर्स और कंपनी के। फिर हमने पढ़ा कि जो ट्रांजेक्शन जो मियरली रिप्रेजेंट बाय द बुक एंट्रीज है वो क्या प्रीजुडिशियल है टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। जैसे लोन एंड एडवांसेस में हमने टर्म्स एंड कंडीशन देखी, तो इधर जो है ट्रांजेक्शन जो बुक एंट्री से रिप्रेजेंट होते हैं हमको ये देखना है कि वो प्रीजुडिशियल नहीं होना चाहिए द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, और प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए। अगेन कंसिडरिंग द प्रोप्राइटरी एलिमेंट। प्रोप्राइटरी का मतलब क्या होता है, हमको जैसे पता है प्रोप्राइटरी का मतलब होता है करेक्टिट्यूड और प्रॉपरनेस। तो हमको ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है कि बाकायदा प्रॉपरनेस कंपनी में है कि नहीं है इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। तो प्रॉपर डिस्क्लोजर होता है कि नहीं होता है। फिर वेदर द कंपनी नॉट बीइंग एन इन्वेस्टमेंट कंपनी, वो कंपनी जो इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है और जो बैंकिंग कंपनी नहीं है, अब उसने अपनी एसेट बेची। अब एसेट में भी क्या कंसिस्ट ऑफ शेयर, डिबेंचर, अदर सिक्योरिटी। अगर वो बेची है परचेस प्राइस से कम में, सोल्ड एट अ प्राइस लेस देन द परचेस प्राइस, तो वो बताना पड़ता है। क्या लोन एंड एडवांसेस को डिपॉजिट जैसा शो करके रखा है कि मैंने किसी को पैसे दिए बट मैं लोन्स एंड एडवांसेस नहीं बता रहा हूँ, मैं उसको डिपॉजिट बता रहा हूँ, तो वो देखना पड़ता है। पर्सनल एक्सपेंसेस को रिवेन्यू जैसे चार्ज करके रखा है क्या, तो वो देखना पड़ता है। और कहीं आपने बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी में ऐसा बताया गया है कि जो शेयर्स है कैश में अलॉटेड है, तो कैश आपको रिसीव होता है। कैश रिसीव होता है तो कैश रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वो भी बताना पड़ता है। और अगर नहीं हुआ है, इफ़ नो कैश हैज़ बीन एक्चुअली रिसीव्ड, तो पोजीशन जो है वो करेक्टली स्टेट करी है कि नहीं करी है बुक्स ऑफ अकाउंट में, और जो स्टेट करी है वो करेक्ट, रेगुलर एंड नॉट मिसलीडिंग होनी चाहिए। तो इस रिस्पेक्ट में जो है ऑडिटर को जो है एरियाज ऑफ प्रोप्राइटरी ऑडिट है, जिन एरियाज़ पे ऑडिटर को असेस करना पड़ता है, तो इन जिन एरियाज़ पे ऑडिटर को इंक्वायर करना पड़ता है, तो मेक एन इंक्वायरी। और अगर एडवर्स कमेंट है तो इसके रिस्पेक्ट में एडवर्स कमेंट रिपोर्ट कर दी जाती है। अब राइट शॉर्ट नोट ऑन द रूल ऑफ कैग इन द ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी में कैग का रोल क्या है, गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिट में कैग का रोल क्या है। तो जो कैग का रोल है वो 143(567) में दे के रखा है। अब जो गवर्नमेंट कंपनी का केस होता है, तो हमने पढ़ा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर में कैग अपॉइंट करती है ऑडिटर, और हमने पढ़ा है कि 11567, तो 139(5) और 139(7). 139(5) है सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी और 139(7) है सबसे फर्स्ट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। तो ये सब चीज़ें हैं कि जो कैग है, कैग ही तो अपॉइंट करता है 139(5) और 139(7) में अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर एंड डायरेक्ट सच ऑडिटर द मैनर इन विच द ट्रांजेक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंपनी आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड। और बाकायदा मैनर भी बताता है कि किस मैनर में जो है गवर्नमेंट कंपनी रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटर होना चाहिए। अब ऑडिटर क्या करता है, अपनी कॉपी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट कैग को देता है, और कैग को रिपोर्ट देता है तो बाकायदा ये भी बताता है कि आपने क्या डायरेक्शंस दी थी, हमने उस पर क्या एक्शंस टेकन करें, हमने क्या एक्शन लेके हमने उस पर ऑडिट करा, और बाकायदा उसका फिनेंशियल इम्पैक्ट क्या रहा। तो देयर अपॉन द ऑडिटर सो अपॉइंटेड शैल सबमिट अ कॉपी ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट टू कैग अमंग अदर थिंग इंक्लूडिंग द डायरेक्शन। तो रिपोर्ट में सारी चीज़ें तो रहेगी, बट ये डायरेक्शंस और ऑडिटर के एक्शंस ये सब भी उस रिपोर्ट में बताए जाएंगे। इफ़ एनी इशूड बाय द कैग द एक्शन टेकन देयर ऑन, तो वही जो डायरेक्शन है इंक्लूडिंग द डायरेक्शन जो कैग ने इशू करे हैं, एक्शन टेकन देयर ऑन एंड इम्पैक्ट ऑन द अकाउंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उसका इम्पैक्ट क्या है ऑन अकाउंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो तीन चीज़ आ गई रिपोर्ट में, तीन चीज़ आ गई। सबसे पहले तो इम्पैक्ट ऑन दी अकाउंट, सबसे पहले डायरेक्शंस, जो डायरेक्शन अगर कैग ने इशू करे हैं, डायरेक्शन जो कैग ने इशू करे हैं, तो डायरेक्शन जो कैग ने इशू करे हैं, उसके बाद ऑडिटर के क्या एक्शन है, और इम्पैक्ट ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। फिर हाँ, दी कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग जो है 60 दिन के अंदर जैसे ही उसको ऑडिट रिपोर्ट रिसिप्ट होता है, तो 60 दिन के अंदर जो है कंडक्ट अ सप्लीमेंट्री ऑडिट, अ कमेंट अपॉन और सप्लीमेंट सच ऑडिट रिपोर्ट, या तो कमेंट अपॉन करेगा या सप्लीमेंट सच ऑडिट रिपोर्ट करेगा। तो कंडक्ट अ सप्लीमेंट्री ऑडिट, ये कैग के पास राइट टू कंडक्ट अ सप्लीमेंट्री ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। अब वो जो सप्लीमेंट्री ऑडिट होगा तो उसके लिए कैग सच पर्सन को अपॉइंट करेगी, तो कैग अपॉइंट करेगा इन दिस बिहाफ। और उस पर्पज़ जो ऑडिट का पर्पज़ ये रहेगा
उस ऑडिट सप्लीमेंट्री ऑडिट का पर्टिकुलर पर्पस जो है कैग बता के रखेगा, और उस ऑडिट के पर्पस को फुलफिल करने के लिए अगर इन्फॉर्मेशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बाकायदा जो है कंपनी को फर्निश करनी पड़ेगी। तो जो पर्सन ऑथराइज है उस ऑथराइज पर्सन को, जो कैग द्वारा ऑथराइज है वो ऑथराइज पर्सन को जो है इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ेगी। अब कमेंट अपॉन और सप्लीमेंट सच ऑडिट रिपोर्ट, फिर क्या करेगा, सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद मेन रिपोर्ट में वो सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट को अटैच कर देगा। और जो सप्लीमेंट्री ऑडिट है ये 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट कैग करवा सकता है। इट मे बी नोटेड दैट एनी कमेंट गिवन बाय द कैग ऑफ इंडिया अपॉन और सप्लीमेंट टू द ऑडिट रिपोर्ट शैल बी सेंड। अब ये कंपनी को सेंड होगा। अब जो कैग के कमेंट है वो कैग के कमेंट बाकायदा कंपनी को सेंड होते हैं, तो कंपनी को भी सेंड होंगे। कंपनी कैग के जो कमेंट है और जो रिपोर्ट है, कंपनी एवरी पर्सन जो इंटाइटल्ड है, वो पर्सन जिन्हें कॉपीज़ ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलते हैं, कॉपीज़ ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिन जिन मेंबर को मिलते हैं वो सब इंटाइटल्ड होते हैं कि उनको ऑडिट रिपोर्ट मिले और कैग के कमेंट्स भी उस ऑडिट रिपोर्ट के साथ ऐसा सप्लीमेंट मिले। और सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट में क्या होता है, वो सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट के साथ अटैच करके ये सब चीज़ें उनको मिले। तो किन को ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलते हैं, जैसे कि एवरी मेंबर ऑफ कंपनी को ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलते हैं। एवरी ट्रस्टी जो डिबेंचर होल्डर, एवरी मेंबर डिबेंचर होल्डर के ट्रस्टी जो है उनको, फॉर द डिबेंचर होल्डर ऑफ एनी डिबेंचर इशूड बाय द कंपनी, और जो सारे पर्सन है जो कंसर्न पर्सन है उनको सब चीज़ें दी जाती है, ये 3 चीज़ें दी जाती है। और ये जो रिपोर्ट है ये प्लेस बिफोर द AGM, तो जो सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट है, जो मेन ऑडिट रिपोर्ट है, ये एनुअल मीटिंग में प्लेस्ड होती है एट द सेम टाइम एंड इन द सेम मैनर एज द ऑडिट रिपोर्ट। तो उसी मैनर में प्रोड्यूस होते हैं जिस मैनर में ऑडिट रिपोर्ट को प्रोड्यूस किया जाएगा। अब टेस्ट ऑडिट, अगर कैग को लग रहा है विदाउट प्रीजुडाइज टू द प्रोविजन, इस प्रोविजन से प्रीजुडाइज करते हुए, मतलब इस प्रोविजन में जो दे के रखा है वो तो है ही है, उसको अफेक्ट नहीं करते हुए अगर कैग को लग रहा है कि ऑडिट कराना चाहिए तो वो बाय ऑर्डर इशू कर सकता है कि इसका टेस्ट ऑडिट करवाओ। कॉज एंड टेस्ट ऑडिट, और जो मैटर है बाकायदा वो ऑर्डर में दिए जाएंगे, उस ऑर्डर में जो मैटर दिए जाएंगे उस मैटर के रिस्पेक्ट में टेस्ट ऑडिट करवाना है, और बाकायदा टेस्ट रिपोर्ट जो है वो कैग को दी जाएगी ऑडिटर द्वारा। फिर आता है क्वेश्चन 6, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 ये है कि ABG एंड कंपनी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय कैग। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म है ABG एंड कंपनी, उसको कैग ने अपॉइंट करा है, बोला है कि भैया आप परफॉर्मेंस ऑडिट करो शुगर इंडस्ट्री का। तो क्या फैक्टर्स है, उसको ABG कंपनी को शुड बी कंसिडर बाय ABG एंड कंपनी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म है वाइल प्लानिंग द परफॉर्मेंस ऑडिट। तो जब ABG कंपनी परफॉर्मेंस ऑडिट को प्लान कर रही है तो क्या फैक्टर जो है शुगर इंडस्ट्री को देखना चाहिए, जो क्या फैक्टर है जो ऑडिटिंग फर्म को देखना चाहिए। तो फैक्टर टू बी कंसिडर वाइल प्लानिंग द परफॉर्मेंस ऑडिट, तो फैक्टर टू बी कंसिडर वाइल प्लानिंग द परफॉर्मेंस ऑडिट। तो वाइल प्लानिंग द परफॉर्मेंस ऑडिट, जब वो परफॉर्मेंस ऑडिट को प्लान करता है शुगर इंडस्ट्री, जो परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ शुगर इंडस्ट्री जो प्लान होता है, द ऑडिटर शुड टेक केयर ऑफ सर्टन फैक्टर। द ऑडिटर को वो सर्टन फैक्टर को देखना पड़ेगा। क्या सर्टन फैक्टर है कि सर्टन फैक्टर ऐसे है जिसमें 4 है टू कंसीडर एंड 3 है टू आइडेंटिफाई। मीन्स अगर मुझे परफॉर्मेंस ऑडिट करना है तो मेरे को ये सारे फैक्टर्स को देखना पड़ेगा, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा जब मैं अगर परफॉर्मेंस ऑडिट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले टू कंसीडर सिग्निफिकेंस एंड द नीड्स ऑफ पोटेंशियल यूज़र ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। मेरे को कंसीडर क्या करना है कि जो ये ऑडिट रिपोर्ट है परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट, तो जो पोटेंशियल यूज़र्स है इस परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट के, इनकी नीड क्या है, इस परफॉर्मेंस ऑडिट का सिग्निफिकेंस क्या है। अगर बेटर सिग्निफिकेंस है, अगर ह्यूज इम्पैक्ट है या वो ह्यूज सिग्निफिकेंस है, अगर बहुत ज़्यादा ही नीड है तो वो फैक्टर परफॉर्मेंस ऑडिट पे अफेक्ट करेगा। तो उस तरीके से फिर ऑडिट जो है उस वे में होगा। तो टू कंसीडर द सिग्निफिकेंस एंड द नीड ऑफ द पोटेंशियल यूज़र्स ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, कि पोटेंशियल यूज़र्स को कितनी नीड है इस टाइप ऑफ रिपोर्ट की। तो टू कंसीडर मैनेजमेंट कंट्रोल देखे जाएंगे, क्योंकि परफॉर्मेंस ऑडिट का मैनेजमेंट कंट्रोल पे इम्पैक्ट पड़ता है। देखो मैनेजमेंट कंट्रोल अगर इजी होंगे तो मतलब मैनेजमेंट कंट्रोल अगर हल्के होंगे, सिंपल से मैनेजमेंट कंट्रोल अगर वीक होंगे तो जो है परफॉर्मेंस ऑडिट में इंटेंसीफाई अगर वो करना पड़ेगा, और स्ट्रॉन्ग होंगे तो परफॉर्मेंस ऑडिट अगर कम इंटेंसीफाई हो तो भी चलेगा, क्योंकि कंट्रोल वीक है, रिस्क के चांसेस ज़्यादा है तो मेरे को परफॉर्मेंस ऑडिट बेहतर तरीके से करना पड़ेगा। फिर टू कंसीडर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, कि कंप्लायंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो मेरे को लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी देखनी पड़ेगी।
और टू कंसिडर वेदर द वर्क ऑफ द अदर ऑडिटर एंड एक्सपर्ट मे बी यूज टू सेटिस्फाई सम ऑफ द ऑडिटर ऑब्जेक्टिव। और हमको ये भी कंसिडर करना पड़ता है कि वर्क ऑफ अदर ऑडिटर एंड एक्सपर्ट मे बी यूज टू सेटिस्फाई सम ऑफ द ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव। टू कंसिडर वेदर द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर, हमको क्या कंसिडर करना पड़ता है कि जो वर्क ऑफ अदर ऑडिटर है या एक्सपर्ट है मे बी यूज टू सेटिस्फाई सम ऑफ द ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव, कि ऑडिटर ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई करने के लिए कब कब हमें वर्क ऑफ अदर ऑडिटर और एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से हमने 4 चीज़ें पढ़ी है टू कंसीडर। तो पहले हमने पढ़ा है कि हमको ये देखना पड़ता है कि पोटेंशियल यूज़र जो है, जिसको इन ऑडिट रिपोर्ट की नीड है, तो उसको कितनी नीड है, उसको कितना सिग्निफिकेंस है। तो उस रिस्पेक्ट में हम ये देखते हैं परफॉर्मेंस ऑडिट में ये फैक्टर हम देखते हैं। दूसरा हम फैक्टर देखते हैं मैनेजमेंट कंट्रोल का। तीसरा फैक्टर देखते हैं लीगल एंड रेगुलेटरी, एक मिनट, फिर हमको मैनेजरियल कंट्रोल देखने पड़ते हैं। एंड थर्ड है फोर्थ है टू कंसीडर कि जो किस किस केस में हमको जब ऑडिटर को ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो किस केस में हमको वर्क ऑफ अदर ऑडिटर और एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी टू सेटिस्फाई सम ऑफ द ऑडिटर ऑब्जेक्टिव। फिर हमने पढ़ा है कंसीडर के बाद 3 चीज़ है टू आइडेंटिफाई। फर्स्ट है टू आइडेंटिफाई क्राइटेरिया नीडेड टू इवेल्युएट मैटर रिलेट सब्जेक्ट टू ऑडिट। तो परफॉर्मेंस ऑडिट में ये फैक्टर हमको जो देखना पड़ेगा सबसे पहले कि टू आइडेंटिफाई क्राइटेरिया नीडेड टू इवेल्युएट मैटर सब्जेक्ट टू ऑडिट। तो जो मैटर है सब्जेक्ट टू ऑडिट, अब मुझे उसको इवेल्युएट करना है, मुझे इवेल्युएट करना है मैटर सब्जेक्ट टू ऑडिट। तो पर्टिकुलर मैटर है, मुझे मैटर जो सब्जेक्ट टू ऑडिट है, मुझे उसको अगर इवेल्युएट करना है तो किस क्राइटेरिया पे मैं इसको इवेल्युएट करूं, तो वो क्राइटेरिया मेरे को देखना पड़ेगा। तो टू आइडेंटिफाई क्राइटेरिया। फिर टू आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रीवियस ऑडिट दैट कुड अफेक्ट द करंट ऑडिट ऑब्जेक्टिव। हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कुछ सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, कुछ रिकमेंडेशन जो हमको प्रीवियस ऑडिट से दिए गए हैं। तो आइडेंटिफाई करना रहेगा, क्या आइडेंटिफाई करना रहेगा कि कुछ सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स जो रिकमेंडेशन जो हमको प्रीवियस ऑडिट में मिले थे, कि प्रीवियस ऑडिट में कुछ सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स थे, प्रीवियस ऑडिट में ये रिकमेंडेशन थी। हमको ये चेक करना है कि क्या सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स को ठीक करा है कि नहीं करा है, नहीं तो वो करंट ऑडिट के ऑब्जेक्टिव को भी हैम्पर कर देगा। तो ऑडिटर शुड डिटरमाइन इफ मैनेजमेंट हैज़ करेक्टेड द कंडीशन, क्या मैनेजमेंट हैज़ करेक्टेड द कंडीशन कॉजिंग दोज फाइंडिंग एंड इम्प्लीमेंटेड दोज रिकमेंडेशन। क्या मैनेजमेंट ने वो कंडीशंस को करेक्ट करा है जिसके कारण वो फाइंडिंग सही थी। क्या वो जो लूप होल्स है वो लूप होल्स को करेक्ट करा है जिसके कारण वो फाइंडिंग सही थी। और क्या जो रिकमेंडेशन है वो रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करा है। तो ये सब चीज़ें हमको देखनी पड़ती है। फिर आइडेंटिफाई द पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ डेटा। हमको ये देखना पड़ता है परफॉर्मेंस ऑडिट में कि पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ डेटा क्या है, मैनेजमेंट को पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ डेटा क्या आते हैं। टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ डेटा दैट कुड बी यूज एज ऑडिट एविडेंस एंड कंसीडर द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ दिस डेटा। तो हमको पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ डेटा देखना है, हमको ये देखना है कि यह वैलिड और रिलायबल है कि भी नहीं है। तो डेटा कहाँ से कलेक्ट करते हैं, पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ डेटा मतलब कि ऑडिटर को इवैल्यूएट करना पड़ता है कि जब मैं उसका परफॉर्मेंस ऑडिट कर रहा हूँ तो कहाँ से किन किन सोर्सेज से मैं डेटा को कलेक्ट कर सकता हूँ, उनकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी को चेक करना पड़ता है, इंक्लूडिंग द डेटा कलेक्टेड बाय ऑडिटेड एंटिटी, डेटा जनरेटेड बाय ऑडिटर और थर्ड पार्टी। तो भले ही ऑडिटर ने जनरेट करा हो या थर्ड पार्टी ने प्रोवाइड किया हो और ऑडिटेड एंटिटी ने प्रोवाइड किया हो, तो उसका पोटेंशियल सोर्सेज देखने पड़ते हैं, ये जो 3 सोर्सेज हैं। और बाकायदा हमको ये देखना पड़ता है कि थर्ड पार्टी को इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है और जो ऑडिटर ने जो डेटा जनरेट किया है वो किस सोर्स से डेटा जनरेट किया है, और उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को चेक करना पड़ता है। और बाकायदा फिर हमने पढ़ा था कि जो परफॉर्मेंस ऑडिट है उसमें हमको इस फैक्टर का ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि हमको सबसे पहले ऑडिट प्रोग्राम की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी वो बेटर तरीके से परफॉर्मेंस ऑडिट हो पाएगा। एक रिटर्न ऑडिट प्लान होना चाहिए, तभी जाके बेटर तरीके से ऑडिट प्लान जो ऑडिट प्रोग्राम है, जो परफॉर्मेंस ऑडिट है वो बेटर तरीके से हो पाएगा अगर प्रॉपर ऑडिट प्रोग्राम हो, अंडरस्टैंडिंग हो ऑडिट प्रोग्राम की, एक प्रॉपर रिटर्न ऑडिट प्लान हो और एक जबकि और सफिशिएंट अदर रिसोर्सेस हो। अगर सफिशिएंट स्टाफ या अदर रिसोर्सेस है तो उस बेसिस पे जो है वो परफॉर्मेंस ऑडिट बेटर तरीके से हो सकता है। तो अब हमने ये करे हैं 6 क्वेश्चन कवर। अब 6 क्वेश्चन को हम फटाफट डिवाइड कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि जो परफॉर्मेंस ऑडिट है किस तरीके से होगा। तो फैक्टर्स में हमने देखा कि हमको ये देखना पड़ेगा कि पोटेंशियल यूज़र का सिग्निफिकेंस और नीड क्या है। अगर नीड ज़्यादा है, ज़्यादा सिग्निफिकेंट रखता है ये रिपोर्ट, तो हमको उस तरीके से फिर परफॉर्मेंस ऑडिट करना पड़ेगा। फिर हमको ये देखना पड़ेगा
कि मैनेजमेंट कंट्रोल्स क्या है। अगर मैनेजमेंट कंट्रोल्स अगर वीक है तो मतलब रिस्क ज़्यादा है, परफॉर्मेंस ऑडिट में हमको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फिर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या है, टू कंसिडर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में देखा जाता है। और लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या है, तो लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट देखना पड़ता है कि उसका कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं कंप्लायंस हो रहा है मतलब परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही है। और फिर हमको ये भी देखना पड़ता है कंसीडर कि अगर हमको हमारा ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना है तो किन किन केसेस में हमको अदर ऑडिटर और एक्सपर्ट का वर्क यूज़ करना पड़ेगा। फिर बात आती है कि 3 चीज़ें हमने आइडेंटिफाई करी कि जो मैटर है जो सब्जेक्टेड टू ऑडिट है, तो अगर हमको उस मैटर जो सब्जेक्टेड टू ऑडिट है अगर मुझे उसको इवेल्युएट करना है, तो अगर मुझे उसको इवेल्युएट करना है तो उसके लिए मेरे को क्राइटेरिया आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और जो क्राइटेरिया आइडेंटिफाई करना पड़ेगा तो ये जो है क्राइटेरिया हमको ये देखना पड़ता है। ये एक फैक्टर है जिसका हमको ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे पास एक क्राइटेरिया होना चाहिए जिसे हम जो मैटर है सब्जेक्ट टू ऑडिट को उसको हम इवेल्युएट कर सकें। फिर हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेंगे जो प्रीवियस ऑडिट से हमको फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशन है ये, या कि क्या ये फाइंडिंग्स जो है ये फाइंडिंग्स को करेक्ट करा है कि नहीं करा है, कंडीशन को करेक्ट करा है कि नहीं करा है, और रिकमेंडेशन को अडॉप्ट करा है कि नहीं करा है। फिर हमको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सोर्सेज ऑफ डेटा। हमको ये देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट ऑडिटेड एंटिटी से हम थर्ड पार्टी से हम खुद से डेटा जनरेट कर सकते हैं, पर उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी भी ऑडिटर को चेक करनी पड़ेगी। फिर हमने पढ़ा था कि सफिशिएंट ऑडिट प्लान होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिट प्रोग्राम होना चाहिए, सफिशिएंट स्टाफ होना चाहिए, रिसोर्सेज होना चाहिए। तो अदर सफिशिएंट स्टाफ और अदर रिसोर्सेज होते हैं तब जाके जो है प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑडिट होता है। फिर हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 5 में हमने ये पढ़ा था कि जो कैग का रोल है इन दी ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट में कैग का क्या रोल रहता है। सबसे पहले तो अपॉइंटमेंट में तो अपन ने 139, 5 और 7 पढ़ा, जहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर होता है जो कैग करती है। बाकायदा जो ऑडिट रिपोर्ट है वो कैग को दी जाती है, जिसमें कैग के डायरेक्शंस क्या है, ऑडिटर ने क्या एक्शन लिए हैं, उसका इम्पैक्ट क्या है ऑन अकाउंट्स एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट। तो इम्पैक्ट क्या है ऑन अकाउंट्स एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट, तो इम्पैक्ट क्या है ऑन अकाउंट्स एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट वो भी देखा जाता है। फिर बाकायदा जो कैग है 60 दिन में कैग को राइट है कि वो कंडक्ट अ सप्लीमेंट्री ऑडिट करवा ले। उसके लिए बाकायदा एक ऑथराइज पर्सन को अपॉइंट करेगी। ऑथराइज पर्सन को कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेगी और उसके अकॉर्डिंग जो है सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट दे देगी। अब मेन ऑडिट रिपोर्ट के साथ सप्लीमेंट्री ऑडिट भी प्लेस्ड होगा और बाकायदा कैग के कमेंट भी उस पर प्लेस्ड होंगे। और वो जो है जो ऑडिट रिपोर्ट है, जो कैग के कमेंट है और जो सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट है, वो सब भी जो कंपनी को भेजी, वो सब जो रिपोर्ट्स है, जो सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट है, जो कमेंट है, वो कंपनी एवरी मेंबर को भेजेगी। वो मेंबर जो एलिजिबल है टू दी कॉपी ऑफ ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट, तो जो ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट के लिए एलिजिबल है उन सबको दिया जाएगा। जैसे कि एवरी मेंबर, डिबेंचर होल्डर के ट्रस्टी या अदर पर्सन जो कंसर्न है उनको दिया जाएगा। और उन सारी रिपोर्ट्स को, कमेंट को ऐसे ही लेट डाउन करा जाएगा जिस तरीके से, उसी सेम मैनर में लेट डाउन करा जाएगा जिस तरीके से ऑडिट रिपोर्ट को लेट डाउन करा है। फिर टेस्ट ऑडिट में विदाउट प्रिजुडाइज टू द प्रोविजन, अगर कैग को लगता है कि इसका टेस्ट ऑडिट कराना है इस पर्टिकुलर मैटर पे, तो बाकायदा वो बाय ऑर्डर इस तरीके के टेस्ट ऑडिट करवा सकती है। फिर हमने क्वेश्चन 4 पढ़ा था जिसमें प्रोप्राइटरी ऑडिट की बात करी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो 143(1) है, 143(1) के रिस्पेक्ट में कुछ सर्टन स्पेसिफिक एरियाज़ है जिस एरियाज़ में इंक्वायरी कर सकते हैं। तो कौन कौन से एरियाज़ है जिसमें हमको प्रोप्राइटरी एंगल से इंक्वायरी करनी पड़ती है, तो ये जो 6 एरियाज़ है जो हमने कंपनीज एक्ट में देखे हैं। तो जो 6 एरियाज जो हमने कंपनीज एक्ट में देखे हैं वो ऐसे हैं कि जो लोन्स एंड एडवांसेस है वो सिक्योर्ड है कि नहीं है, टर्म्स प्री जुडिशियल तो नहीं है, जो बुक एंट्री है वो प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी नहीं है, अगर कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, बैंकिंग कंपनी नहीं है, फिर भी वो अपने असेट को बेच रही है, और असेट भी मतलब कि असेट भी कौन से, असेट कंसिस्ट ऑफ शेयर्ड डिबेंचर सिक्योरिटी, अगर वो परचेस प्राइस से कम पे बेच रही है तो वो सब चीज़ें हमको देखनी पड़ती है। लोन्स एंड एडवांसेस को डिपॉजिट जैसे शो तो नहीं करा है, पर्सनल एक्सपेंसेस को रिवेन्यू जैसे शो तो नहीं करा है। फिर हमको ये देखना पड़ता है कि बुक्स एंड डॉक्यूमेंट में अगर ये स्टेट करके रखा है कि शेयर कैश में अलॉट हुए हैं, तो क्या कैश हमको रिसीव हुआ है, और अगर कभी कैश नहीं रिसीव हुआ है तो पोजीशन प्रॉपर्ली स्टेट करी है, करेक्ट और रेगुलर होनी चाहिए पोजीशन, करेक्ट पोजीशन स्टेट करनी चाहिए, वो मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने प्रोप्राइटरी ऑडिट के मैटर्स पढ़े थे। फिर हमने कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट देखा था। कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में हमने पढ़ा है कि कुछ एरियाज जो कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में हैं, जैसे कि स्कोप जो होता है, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट जो वो तो कैग डिसाइड करती है। फिर हमने जो पढ़ा था कि कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट जो है वो भी फाइनेंशियल एंड कंप्लायंस ऑडिट के अलावा वो अब एक्सटेंड हो चुका है टू द 3 E's, इफ़िशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस पे वो एक्सटेंड हो चुका है। और कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में भी ये तीनों ई इन्वॉल्व होते हैं, इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और इकोनॉमी, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती है। और जो ऑडिट होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ दी टेस्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट,
और कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम्स के हिसाब से ये होता है। और बाकायदा हर एक पब्लिक इंटरप्राइज अपने एक सोशो ऑब्जेक्टिव पे इस्टेब्लिश होती है। तो हमको एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट से करा जाता है कि पब्लिक इंटरप्राइज अपने ऑब्जेक्टिव को प्रॉपर्ली असेस कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। जो कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट का स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है वो ऑडिट प्रोग्राम होता है। और ऑडिट प्रोग्राम बनाने के लिए हमको जो मैनेजमेंट के डिसीजन है वेरियस एस्पेक्ट में, बजट के रिलेशन में और फिनेंशियल एंड ऑपरेशनल डिटेल, उसके जो ऑब्जेक्टिव क्या है, एरियाज ऑफ ऑपरेशन क्या है, सब चीज़ों की स्टडी करके और वेरियस एरियाज़ पे मैनेजमेंट के डिसीजन को देखते हुए एक ऑडिट प्रोग्राम तैयार किया जाता है। और अर्लियर ऑडिट इंस्पेक्शन रिपोर्ट में क्या क्या हमको फाइंड आउट हुआ, तो ये सब चीज़ें भी देखी जाती है। तो दिस ऑडिट रिपोर्ट प्रोग्राम और गाइडलाइन आइडेंटिफाई द एरियाज। तो ये जो ऑडिट प्रोग्राम है इससे हमको आइडेंटिफाई हो जाते हैं एरियाज़ और हमको समझ में आ जाता है कि किन किन एरियाज़ का डिटेल ऑडिट एनालिसिस करना है और किस क्राइटेरिया पे मेरे को इसको ऑडिट करना है। जैसे कि मेरे को किस किस एरिया से हमको डेटा लेना पड़ेगा, सोर्सेस ऑफ डेटा क्या होंगे, कितना डेटा रिक्वायर्ड होगा, किस एक्सटेंट में मुझे इस ऑडिट का एनालिसिस करना है और कब कब मुझे टेस्ट चेक करना है, किस सिचुएशन में टेस्ट चेक करना है, ये सब चीज़ें ऑडिट प्रोग्राम में दी गई होगी। अब जो एरियाज है जो कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट कवर करता है, जिसे हमने पढ़ा था कि 2-3 चीज़ें तो कंपैरिजन की है कि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट को कंपेयर करना है एक्चुअल को प्लांट से, आउटपुट को कंपेयर करना जो एक्चुअल हुआ है वो प्लांट से, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को कंपेयर करना कि जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो एक्चुअल में कितनी कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन हुआ है। फिर हमको ये देखना है कि प्रोजेक्ट प्लानिंग होती है, प्लानिंग के बाद एक प्रॉपर रेट ऑफ रिटर्न चेक देखा जाता है कि प्रोजेक्ट प्लानिंग के रिस्पेक्ट में कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट होता है कि प्लानिंग प्रॉपर हुई है कि नहीं हुई है, प्लान रेट ऑफ रिटर्न अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रॉपर जो है प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर प्रोजेक्ट के दौरान बाकायदा हम R&D करते हैं, परचेस पॉलिसीज़ देखनी पड़ती है एडिक्वेट हो रही है कि नहीं है, प्रोजेक्ट इफेक्टिव एंड इकोनॉमिक प्रोसीजर अडॉप्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कॉस्ट कंट्रोल मेजर जो है वो प्रॉपर्ली अडॉप्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के सिस्टम को देखा जाता है वो प्रॉपर है कि भी नहीं है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, इस तरीके की चीज़ों को देखा जाता है कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में। और ये भी देखा जाता है कि कोई अनड्यू वेस्ट या अनप्रोडक्टिव टाइम है फ्रॉम मैन और मशीन, वेस्टफुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये एरियाज भी देखे जाते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में। फिर हमने जो पढ़ा क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लिया, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड है। और क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पढ़ा है कि कैग के पास पावर है कि वो जो है, हमने इधर प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोप्राइटरी ऑडिट पढ़े थे। तो हमने बताया था कि जो प्रोप्राइटरी ऑडिट होता है वो करेक्टनेस पे जोर देता है और रादर देन फिनेंशियल और कंप्लायंस ऑडिट के अब ये एक्सटेंड हो चुका है क्योंकि इफिशिएंसी, इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस पे। और कैग के पास जो है, कैग के पास पावर है कि वो सप्लीमेंट्री और टेस्ट ऑडिट करवा सकता है। फिनेंशियल एंड कंप्लायंस ऑडिट से ये ऑडिट अब एक्सटेंड हो चुका है। रादर एस्पेक्ट ये है कि ऑडिट इसमें क्वेश्चंस ऑफ प्रोप्राइटरी पे इंक्वायर करता है, जो अपन ने 143(1) में पढ़ा। ऑडिट जो है इसमें ये चेक करता है कि मैनेजमेंट के डिसीजन जो है वो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी में है कि नहीं है और एज पर द कन्फर्म टू द एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स, वो प्रिंसिपल एक्सेप्टेड जो प्रिंसिपल्स है उसके रिस्पेक्ट में मैनेजमेंट डिसीजंस है कि नहीं है। वो ये चेक करता है कि जो ट्रांजेक्शन है उनके 3 टेस्ट में वो उसको चेक करता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में है कि नहीं है, कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम्स के मुताबिक जो है ट्रांजेक्शन वो होते हैं कि नहीं होते हैं, प्रॉपर स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट फॉलो होता है कि नहीं होता है। और फिर ये सब्सटेंस ऑफ ट्रांजैक्शन पे प्रोसेस फोकस करता है रादर देन डॉक्यूमेंट ऑफ फॉर्म्स पे। और इसमें बोला गया है कि एवरी ऑफिसर को एक्सपेंडिचर पब्लिक मनी से वैसा ही करना चाहिए जैसे एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस का पर्सन अपने मनी से अगर एक्सपेंडिचर करता है। और बाकायदा कुछ जनरल प्रिंसिपल लेड डाउन इन दी ऑडिट कोड, कुछ ऑडिट कोड में जनरल प्रिंसिपल ले डाउन करके रखे हैं जिसको ही स्टैंडर्ड्स फ्रॉम फाइनेंशियल प्रॉपर्टी बोला गया है। तो ये जो जनरल प्रिंसिपल्स है जिसको स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी बोला गया है, ये प्रिंसिपल्स देखने चाहिए जब ये प्रॉपर्टी ऑडिट हो रहा हो। तो जब प्रॉपर्टी ऑडिट हो रहा हो तो हमको ये चेक करना चाहिए कि जो भी खर्चे हैं ये जो है वो इस प्रिंसिपल को कंफर्म करते हैं कि नहीं करते हैं। सबसे पहले खर्चा जो है वो ऑकेजन की डिमांड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। खर्चा जो होना चाहिए वो सिर्फ एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वो खर्चा होना चाहिए। जो खर्चे के लिए जो सैंक्शनिंग हो रही है वो सैंक्शनिंग पर्सनल एडवांटेज के लिए यूज़ नहीं होना चाहिए। खर्चा जो है वो पर्टिकुलर पर्सन के लिए, सोसाइटी के लिए यूज़ नहीं होना चाहिए। जैसे अपन ने पढ़ा था कि एक पर्टिकुलर समाज के लिए यूज़ नहीं होना चाहिए वो। फिर जो मैनेजमेंट है उसको, मैनेजमेंट है, एम्प्लॉयज़ है, अदर पर्सन है, उनको एग्रीड रेम्यूनरेशन के अलावा कोई अदर दूसरे एवेन्यू नहीं ओपन रखने चाहिए जिससे उनको बेनिफिट मिले। और हमको ये भी चेक करना चाहिए कि जो एम ऑफ द प्रोप्राइटरी ऑडिट क्या होता है कि वो नोटिस करवाते हैं प्रॉपर अथॉरिटीज़ को। वो नोटिस क्या करवाते हैं कि देखो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, तो ये नोटिस करवाता है जो है अथॉरिटीज़ को कि जो है ये वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो रहे हैं
वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो रहे हैं। क्या वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, जो और कुछ इम्प्रॉपर एक्सपेंडिचर और अवॉइडेबल एक्सपेंडिचर जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर है, उन सब एक्सपेंडिचर पे ध्यान दिलाया जाता है प्रोप्राइटरी ऑडिट के थ्रू। तो इस तरीके से PSU का चैप्टर हमारा ओवर होता है और होप्स आपको समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा ये चैप्टर। एंड जो भी आपको डाउट एंड क्वेरीज है बाकायदा आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम अगर आपको लग रही हो तो वो आप बता दीजिएगा। इनफैक्ट छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी हो, जैसे कि टोन का प्रॉब्लम हो या ब्राइटनेस का प्रॉब्लम हो, तो वो सब चीज़ें भी आप बता दीजिएगा, तो मैं उसको अपनी तरफ से केटर कर लूँगा। तो इस तरीके से हमने जो है ये चैप्टर ओवर करा है। एंड आपके कमेंट का मैं वेट करूँगा। एंड देन अभी ऑडिट ऑफ बैंक्स की जो है, ऑडिट ऑफ बैंक के वीडियो भी चल रहे हैं, तो वो भी पैरेलली वो भी अपलोड हो जाएंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय।